नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक देवनाथ है। आज हम वीकली करंट अफेयर्स में नई स्टोरी देखने वाले हैं जो कि काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है जो कि है फ्लड मैनेजमेंट के बारे में। इसको देखने से पहले हमने लास्ट लेक्चर में जो भी टॉपिक पढ़े थे, नेशनल इंटरनेशनल और जो भी हमारी मेन स्टोरी थी नेपाल वाली, उस बेसिस पे कुछ MCQs हैं वो पहले आप अटेम्प्ट कर लें, उसके बाद नए टॉपिक पे बढ़ते हैं। पूछा है कि विच आर द 2 कंट्रीज दैट बॉर्डर नेपाल। तो 2 ऑप्शंस में तो आपको इंडिया ही देखने नहीं मिलेगा, यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये हम हटा सकते हैं। और पाकिस्तान डेफिनेटली चाइना से बॉर्डर नहीं करता है, तो ऑप्शन सी सही होता है। आगे देखा जाए, पूछा है कि रिसेंटली नए प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुए हैं। कोई लेडी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई है, इतना हमको पता है। KP शर्मा ओली फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं और अभी कोई रिसेंटली लेडी जो अपॉइंट हुई है, ऑप्शन सी। फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में पूछा है, जिसको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जो चाइना का पॉलिटिकल क्राइसिस था उसमें। ये चाइना जो नेपाल का पॉलिटिकल क्राइसिस था उसमें, जो चाइना का इनिशिएटिव है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। आगे बढ़ा जाए, लास्ट क्लास में हमने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में भी बात की थी। ये RBI को कुछ टारगेट्स देते हैं इन्फ्लेशन से रिलेटेड, और फिर फाइनली RBI उसको इंप्लीमेंट करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करता है। कितने मेंबर्स होते हैं पूछा गया है, तो RBI गवर्नर जो चेयरमैन हैं उनको मिला के 5 और, मतलब उनको हटा के 5 और अदर मेंबर्स होते हैं, तो 1 + 5 दैट इज 6 मेंबर्स। आगे बढ़ा जाए तो नेक्स्ट एक गवर्नमेंट स्कीम के बारे में पूछा गया है, प्रधानमंत्री जनधन योजना, जो कि एक फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम है। हमने बात की थी कि इसके थ्रू हम ज़्यादातर पॉपुलेशन को जो कि फाइनेंशियल सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम के बाहर है, उनको हम इंक्लूड करना चाहते हैं अपनी फाइनेंशियल सिस्टम में, बैंकिंग सिस्टम में। ज़्यादातर लोग बैंकिंग यूज़ कर सकें, उनके अकाउंट्स खुल सकें, उस बारे में ये स्कीम थी। पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर। क्या नहीं है फीचर, तो जीरो बैलेंस अकाउंट्स खुलना तो अच्छी बात है, ज़्यादातर लोग अकाउंट्स खोल पाएंगे, है ना। इनबिल्ट एक्सीडेंट इंश्योरेंस, मैंडेटरी मिनिमम मंथली बैलेंस। तो यहाँ पे मैंडेटरी मिनिमम मंथली बैलेंस के बारे में बात की गई है, जो कि एकदम अगेंस्ट जाता है प्रधानमंत्री जनधन योजना की फिलॉसफी के। अगर मिनिमम बैलेंस आप क्राइटेरिया रख देंगे मैंडेटरी, तो बहुत बड़ा ऐसा पॉपुलेशन का हिस्सा है जो कि उतना पैसे कमाता ही नहीं है कि मिनिमम बैलेंस रख सके। तो जीरो बैलेंस वाली फिलॉसफी पे चलती है स्कीम। आगे बढ़ते हैं, फाइनली हम हमारी स्टोरी पे आने वाले हैं, जो कि फ्लड मैनेजमेंट के बारे में है। रिसेंटली कुछ स्टेट्स में, जैसे पंजाब में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, हर साल ही ऐसा होता है कि फ्लड्स आती हैं यहाँ पे। जनरली हमारा ये परसेप्शन होता है कि हम फ्लड्स को नेचुरल डिज़ास्टर की तरह देखते हैं, जबकि आज 2025 में जब हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी, इतने सारे रिसोर्सेस हैं, हम कई सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं फ्लड मैनेजमेंट के लिए, उसके बावजूद भी अगर हमारे यहाँ फ्लड्स आती हैं, तो ये एक नेचुरल डिज़ास्टर ना होते हुए एक मैन मेड डिज़ास्टर है। इसके बारे में थोड़ी बात कर ली जाए तो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि वल्नरेबिलिटी बढ़ाते हैं फ्लड्स की कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में। कहाँ कहाँ फ्लड्स होती हैं हमको पता ही है, जहाँ पे या तो कोई वाटर बॉडी, कोई नदी है यहाँ पे जो ओवरफ्लो कर सकती है, या फिर कुछ हिली एरियाज़ में इस तरीके, या तो फिर जहाँ पे मॉनसून बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है। इन सब फैक्टर्स के अलावा कुछ और चीज़ें हो सकती है, जैसे कि स्टीप स्लोप्स आपको जहाँ देखने मिलेंगे, वहाँ आपको जनरली हिली एरियाज़ में आपको फ्लड्स देखने मिल जाएंगी, या फिर जियोलॉजिकल सॉइल टाइप भी अफेक्ट कर सकता है। कुछ ह्यूमन इंड्यूस फैक्टर भी हो सकते हैं, जैसे कि गलत तरीके से कंस्ट्रक्शन। जनरली फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ जो इलीगल सैंड माइनिंग होती है, उसकी वजह से भी जो नदी का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और उसकी वजह से भी ओवरफ्लोइंग और फ्लडिंग हो सकती है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, पिछले कुछ समय 2023 के समय पे, कुछ समय पहले जोशीमठ में एक लैंड सब्सिडेंसी इवेंट हुआ था, सभी को पता है इसके बारे में। ये भी अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन की वजह से ही हुआ था, है ना। और वहाँ पे कई सारा पानी जो है वो अंडरग्राउंड वाटर जो है उसको पंप कर लिया गया था, तो नीचे वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से भी ज़मीन धंस गई थी। आगे देखते हैं, और कुछ मेजर्स लिए जा सकते हैं क्या फ्लड मैनेजमेंट के लिए, या प्रिवेंट करने के लिए फ्लडिंग को, तो बिल्कुल लिए जा सकते हैं। क्या क्या किया जा सकता है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, जैसे कि एम्बैंकमेंट बनाए जा सकते हैं, या फिर जो रिवर प्लेन जो है वहाँ पे स्ट्रेंथनिंग की जा सकती है, डीपनिंग की जा सकती है, ताकि पानी कंफर्टेबली बह सके, उसमें ओवरफ्लोइंग की दिक्कत ना आए। या फ्लड वॉल्स बनाई जा सकती हैं, प्रोटेक्टिव वॉल्स के जैसे डैम्स बनाए जा सकते हैं पानी को होल्ड बैक करने के लिए। ये एक एजेंसी होती है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी,
एक स्टैट्यूटरी एजेंसी है, कॉन्स्टिट्यूशनली अलग से कानून लाके बनाई गई है। ये मेन एजेंसी है जो कि सारे नेचुरल और मैन मेड आर्टिफिशियल जितने डिजास्टर्स हैं उनको प्रिवेंट, और अगर बाई चांस वो डिजास्टर्स हो चुके हैं तो फिर उनका रिकंस्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन, मिटिगेशन करने के काम आती है ना। एक एक्ट के थ्रू बनाई गई है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। डिजास्टर मैनेजमेट एक्ट ये वही एक्ट है जिसके थ्रू हमने कोविड-19 के समय पे लॉकडाउन लगाया था। हमने कोई नेशनल इमरजेंसी नहीं लगाई थी, बल्कि हमने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को यूज़ करके लॉकडाउन लगाया था। ठीक है, कुछ अर्बन प्लानिंग से रिलेटेड भी किया जा सकता है, कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो सोर्स है फ्लडिंग का, उसके दूर जाके आप कहीं सेटलमेंट बनाएं। उसके बीच में आप क्या क्या कर सकते हैं, तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जहाँ पे जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो डेंसली ना रहती हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप प्लेइंग फील्ड्स बना सकते हैं, या ग्रेजिंग ग्राउंड बना सकते हैं, या फिर रोड्स और पार्किंग लॉट्स बना सकते हैं, इंडस्ट्री बना सकते हैं, और फिर फाइनली आप ऐसी दूर जगह कहीं पे एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे ह्यूमन सेटलमेंट्स बनाएं, ताकि वो पानी वहाँ तक, अगर बाय चांस भी फ्लडिंग हो तो पानी वहाँ तक ना पहुँचे। ठीक है, तो हमको ये भी समझ में आता है कि पुअर अर्बन प्लानिंग की वजह से भी फ्लडिंग हो सकती है। आगे बढ़ें तो हमारे पास कुछ नेशनल और इंटरनेशनल फैक्ट शीट भी है करंट अफेयर्स की। पहला न्यूज़ जो हमारे पास है उसमें बताया गया है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो हैं, उन्होंने कोई नया AI बेस्ड ऑडिट सिस्टम लॉन्च किया है। क्या चीज़ है कैग? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 में मेंशन है। इनका काम होता है कि गवर्नमेंट जो भी पैसा स्पेंड करती है ना, फाइनली वो है तो मेरा और आप ही का पैसा, तो वो जुडिशियसली खर्च हुआ है कि नहीं, इसको इंश्योर तो नहीं कर सकता है कैग, है ना। कैग सरकार को मना नहीं कर सकता है कि आप यहाँ पे फंड्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। क्या कर सकता है कैग? तो पोस्ट एक्सपेंडिचर कैग एक ऑडिट कर सकता है, जिससे समझ में आता है कि कहाँ करप्शन हुआ है, कहाँ पे परफॉर्मेंस खराब रही है, मिस एलोकेशन हुआ है रिसोर्सेज का। और फिर फाइनली पार्लियामेंट सवाल पूछती है सरकार से। इस तरीके से सिस्टम चलता है। एक बेसिक फिलॉसफी है जिसको कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेचर। आगे देखें तो हमारा एक इंडिजीनियस स्पेस मिशन है गगनयान। किसका? इसरो का। ये इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन मैन्ड स्पेस मिशन है, यानी कि हम पहली बार इंसानों को इंडिजीनियस मिशन से स्पेस में भेजने वाले हैं। इसके पहले भी कुछ इंडियन स्पेस में ज़रूर गए हुए हैं, पर वो हमारी एजेंसीज के थ्रू नहीं गए। अब फर्स्ट टाइम इसरो इनिशिएटिव ले रहा है कि हम अपने खुद के एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में ले जाके फिर टेस्ट करेंगे कि क्या बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, कैसे बिहेव करती है। बताया गया है कि एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो कि काफ़ी ह्यूमन को मिमिक करता है। एक टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट कराई जाएगी असल में एस्ट्रोनॉट्स को भेजने के पहले, और व्योम मित्र पे पहले टेस्टिंग की जाएगी कि क्या इम्पैक्ट हो सकता है इंसानों का स्पेस में। उसके बाद अवार्ड्स एंड ऑनर्स के सेक्शन में कुछ बताया गया है, जैसे एजुकेट गर्ल्स करके कोई नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है जो कि रिसेंटली फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन बनी है रेमन मैग्सेसे अवार्ड को जीतने के लिए। क्यों ज़रूरी है ये? तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स के सेक्शन में रेमन मैग्सेसे अवार्ड खासकर ज़रूरी इसीलिए क्योंकि हमारे एशिया रीजन में इसको नोबेल ऑफ एशिया भी कहते हैं। ठीक है, तो रिसेंटली जो भी रेमन मैग्सेसे अवार्ड से रिलेटेड जो भी अवार्डीज होंगे उनको हमको ध्यान में रखना है, पढ़ के रखना है। इंटरनेशनल फैक्ट शीट में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली कुछ एमिशन टारगेट्स बढ़ाए हैं। अब ये एमिशन टारगेट्स क्या होता है? तो रिसेंटली ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दे जो हैं वो बढ़ रहे हैं अब, है ना। वो हमारे कंसर्न का मामला है। तो सारी दुनिया मिलकर कोशिश कर रही है कि हम नेट ज़ीरो एमिशन तक पहुँचें, ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज को रोक सकें, है ना। अब हम एक थ्रेशोल्ड टेम्परेचर्स के बाद और टेम्परेचर्स बढ़ा नहीं सकते हैं। ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर्स जो हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं पहले से, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं एटसेट्रा। तो पूरी दुनिया चाहती है कि नेट ज़ीरो एमिशन हो। नेट ज़ीरो एमिशन का मतलब ये नहीं है कि आप कार्बन एमिट ही नहीं करेंगे, उसके लिए तो मुझे और आपको सांस लेना भी बंद करनी पड़ेगी। नेट ज़ीरो का मतलब ये होता है कि आपने जितना कार्बन एमिट किया है उतना ही कार्बन आप एब्जॉर्ब भी कर ले रहे हैं। इसको नेट ज़ीरो कहते हैं, है ना। पूरी दुनिया की जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो 2050 के आसपास तक नेट ज़ीरो अचीव करना चाहती हैं। पता करके रखिएगा कि इंडिया का क्या टारगेट है नेट ज़ीरो का, किस ईयर तक हम नेट ज़ीरो अचीव करने का टारगेट लेके चल रहे हैं। और फिर फाइनली हमारे पास इंटरनेशनल अफेयर्स में एक लास्ट और फैक्ट है। सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली पाकिस्तान के साथ में एक डिफेंस पैक्ट साइन किया है, जिसमें दोनों ने म्यूचुअली एग्री किया है कि अगर सऊदी पे कोई दूसरी कंट्री अटैक करती है तो पाकिस्तान उसको खुद पे अटैक मानेगा और वाइस वर्सा। ठीक है, अगर कोई भी रीजन न्यूज़ में होता है तो आपको उसकी बेसिक ज्योग्राफी पता होना चाहिए, उसकी लोकेशन पता होना चाहिए वर्ल्ड मैप पे, उसकी पॉलिटिकल मैप पे।
तो यहाँ पे जैसे बताया गया है कि भाई सऊदी के आसपास कुछ 2 वाटर बॉडीज़ है, रेड सी है, उधर पर्शियन गल्फ है, कुछ बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, इराक, जॉर्डन, येमेन, यूएई एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पे आपको एक छोटी सी जगह और देखने मिलेगी, इजराइल। हालांकि वो इसकी बॉर्डरिंग कंट्री नहीं है, पर न्यूज़ में लंबे समय से है। तो आपको इसकी भी बेसिक लोकेशन अगर वर्ल्ड मैप पे पता हो कि क्या एडजेसेंट वाटर बॉडी है या फिर आसपास बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं, तो बेहतर होगा। नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, तब आप ये जो कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो करके रखेंगे। फॉर एग्जांपल इजराइल के आसपास की लोकेशन पता करके रखेंगे, या फिर नेट ज़ीरो एमिशन इंडिया का टारगेट किस ईयर तक है ये पता करके रखेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। कीप लर्निंग।